हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट चैप्टर को। तो गवर्नमेंट बजट मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया तरह से समझ आना चाहिए। ये रिविजनरी वीडियो है, हमने चैप्टर ऑलरेडी क्लास में अच्छे से कवर किया हुआ है टॉपिक बाय टॉपिक। अब हम इसे इस वीडियो में फटाफट से मैं चीज़ों को रिवाइज करवाने वाला हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सो गवर्नमेंट बजट में दो वर्ड्स हैं, गवर्नमेंट और बजट। गवर्नमेंट का यहाँ पर मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट वाले बजट की बात नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं वैसे तो, ये चीज़ आपको पता ही है ना। और बजट वर्ड का मतलब है किसी भी चीज़ का प्लान बनाना। तो प्लान बनाना इस बजट, जैसे हर एक जो भी सैलरीड पर्सन होता है, कोई भी बिजनेसमैन जिसकी भी इनकम होती है, वो बजट बनाता है कि आने वाले टाइम में हम लोग कितना पैसा कमाएंगे, हमारी उम्मीदें क्या हैं। आने वाले महीने में हम लोग 1 लाख रुपए कमाएंगे, जिसमें से हम 70,000 रुपये खर्च कर देंगे अपने खर्चों में। जो भी हमारे खर्चे हैं, खर्चे भी एक कैटेगरी के हैं, और 30,000 हम सेव कर लेंगे। जो सेव करेंगे उसमें से इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। सो दैट इज अ बजट। बजट मीन्स आपका प्लान बनाना, प्लानिंग इज बजट, जो बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हो, प्लानिंग। सो गवर्नमेंट बजट एक ऐसा बजट है, एक ऐसा प्लान है जो कि गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ एक प्लान बनाती है कि हम आने वाले साल में, साल स्टार्ट होने से पहले प्लान बनाती है कि आने वाले साल में हम लोग इतना पैसा कमाएंगे, हम इतना पैसा खर्च करेंगे, बेसिकली हम इतने टैक्सेस लेंगे, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करेंगे, एजुकेशन इंप्रूव करेंगे, ये वो जो भी चीज़ें होती हैं डिटेल तरह से टैक्सेस में ये सब चेंजेस आएंगे, तो उसे कहते हैं गवर्नमेंट बजट। सो गवर्नमेंट बजट में हम कई सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है। गवर्नमेंट बजट रेफर्स टू एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें एक पहला जो कीवर्ड है, जो पहली इंपॉर्टेंट फ्रेज है, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। तो गवर्नमेंट बजट किस पीरियड का होता है, 1 साल का होता है। हर साल गवर्नमेंट बजट आता है। सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंड कीवर्ड क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या है, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो गवर्नमेंट बजट शोज एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड पेमेंट्स या फिर एक्सपेंडिचर्स। तो उसमें एस्टिमेटेड चीजें आती हैं, मतलब क्योंकि ये आने वाले टाइम का होता है ना, प्लान में कभी भी चीजें एक्चुअली नहीं आ सकती ना। गवर्नमेंट प्लान बना रही है कि हम आने वाले टाइम में इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे, तो ये एस्टिमेटेड चीजें ही होती हैं ऑफ द गवर्नमेंट। दैट शोज एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। मतलब 1 साल में गवर्नमेंट की क्या उम्मीद है कि वो कितना पैसा कमाएंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे। फिस्कल वर्ड का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू टैक्स। तो जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड चीजें होती हैं, दैट इज फिस्कल। और फिस्कल ईयर का मतलब होता है वो ईयर जो टैक्स सिस्टम में फॉलो होता है। नाउ टैक्स सिस्टम में जो ईयर फॉलो होता है वो हर कंट्री का डिफरेंट हो सकता है, बट जो इंडिया का टैक्स सिस्टम में ईयर फॉलो होता है दैट इज सेम एज फाइनेंशियल ईयर। मतलब टैक्सेस में जो ईयर फॉलो होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। तो गवर्नमेंट बजट जिस पीरियड का होता है वो पीरियड भी यही होता है। गवर्नमेंट बजट जिस भी पीरियड का होगा दैट पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। नाउ गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट कब करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बजट इज प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी एवरी ईयर। तो हर साल 1 फरवरी को गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल जो ये हमारा करंट ईयर है, ये स्टार्ट हमारा हुआ था 1 अप्रैल 2021 को, जिस ईयर में भी हम हैं, और एंड हुआ था 31 मार्च 2022। तो ये 12 मंथ्स का जो पीरियड है, गवर्नमेंट इसका बजट प्रेजेंट करेगी 2 महीने पहले। तो गवर्नमेंट ने इसका बजट प्रेजेंट करा था 1 फरवरी 2021 को। तो यहां पे डेट्स इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी 2021 को बजट आया, और वो बजट रिलेटेड था, वो बजट था उस पीरियड का जो कि पीरियड स्टार्ट होता है 2 महीने बाद 1 अप्रैल 2021 से और खत्म होता है 31 मार्च 2022 को। तो 1 साल का बजट गवर्नमेंट 2 महीने पहले प्रेजेंट करती है, हर साल 1 फरवरी को। तो हर साल 1 फरवरी को गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर। गवर्नमेंट बजट बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे यूनियन बजट, रेलवे बजट। यूनियन बजट सबसे इंपॉर्टेंट बजट होता है और इस चैप्टर में हम यूनियन बजट ही पढ़ रहे हैं। नाउ कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स गवर्नमेंट बजट के बारे में। जो हमारा लेटेस्ट बजट आया था कुछ ही महीने पहले,
ऑफ कोर्स वो बजट हमने जैसे अभी डिस्कस करा वो आया था 1 फरवरी 2021 को। ये जो पीरियड है ये है 2021 से लेके 2022 तक का पीरियड। तो ये प्रेजेंट करा था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, मिस निर्मला सीतारमन ने। और इसमें क्या क्या चीजें बताई गई थी, जो उसकी की हाईलाइट्स थे, जो कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए वो ये थे कि गवर्नमेंट ने इस बार एक्सपेक्ट जो किया है, जो गवर्नमेंट आने वाले साल जो है बेसिकली 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, जो ये 12 महीने का पीरियड है, इसमें गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज हैं 20 लाख करोड़ के। गवर्नमेंट को लगता है कि गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ रुपए कमाएगी और जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो हैं 35 लाख करोड़ के अप्रोक्सीमेटली। मतलब गवर्नमेंट एक तरीके से डेफिसिट में है यहाँ पर। गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट को पता है कि गवर्नमेंट की जितनी कमाई है उससे ज़्यादा खर्चे हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे आने वाले टाइम में इसी वीडियो में। और गवर्नमेंट का जो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है, जो गवर्नमेंट को उम्मीद है कि हम लोग जीडीपी में जो ग्रोथ होगी वो गवर्नमेंट ने कहा है 15% होगी। सो वी विल सी गवर्नमेंट इन चीज़ों को अचीव कर पाती है नहीं कर पाती है, और गवर्नमेंट अगर डिविएट करेगी तो कितना डिविएट करेगी। अगले बजट में गवर्नमेंट बताएगी कि हमारा टारगेट ये था, हमने ये अचीव करा। नाउ एक सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट के इतने कम रेवेन्यूज क्यों है। गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया डेवलपिंग नेशन है तो खर्चे ज़्यादा होंगे ही, बट कमाई इतनी कम क्यों है। कमाई इसलिए कम है, बहुत सारे रीजंस हैं, बट इसका एक मेन रीज़न ये है कि इंडिया में लोग टैक्सेस बहुत कम देते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 1% के आसपास लोग हैं जो कि इनकम टैक्स पे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है 1% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, ऐसा नहीं कहा कि 1% लोग टैक्स पे करते हैं। जीएसटी जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हर कोई पे करता है क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। इनकम टैक्स जो कि इनकम पर लगता है वो सिर्फ 1% लोग पे करते हैं। नाउ एक और चीज जो आप याद रख सकते हो, इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि इंडिया का पहला बजट कब प्रेजेंट करा गया था। लॉजिकल सी बात है 1947 में प्रेजेंट करा गया होगा, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस मिलेगी उसके इमीडिएटली उसके तुरंत बाद हमें एक बजट की जरूरत है, प्लान की जरूरत है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और बजट प्रेजेंट करा गया था 26 नवंबर 1947 को। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के, यहां पे हम ये सीखने वाले हैं कि गवर्नमेंट बजट क्यों आता है, गवर्नमेंट बजट को प्रेजेंट क्यों करती है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत ही लॉजिकल बात है, हर देश का गोल ये होता है कि हमारा देश में ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जिसे जीडीपी ग्रोथ भी कहते हैं। हमारे देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने कहा भी है कि हमारे देश में जो जीडीपी ग्रोथ है वो 15% एक्सपेक्टेड है। तो ये गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है, ये हर देश का गोल होता है कि हमारे देश तरक्की करे, जीडीपी बढ़े। तो गवर्नमेंट बजट में कुछ ऐसे प्रोविजंस डालती है जिससे हमारे देश की जीडीपी बढ़े, हमारे देश में काम अच्छा होए, ज्यादा प्रोडक्शन होए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो बेसिकली क्या लिखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्रीज इन जीडीपी इज मेन गोल ऑफ एवरी इकोनॉमी। गवर्नमेंट मेक्स वेरियस प्रोविजंस इन गवर्नमेंट बजट टू इंक्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे अगर हम थोड़े से पुराने टाइम की बात करें, सो गवर्नमेंट ने 1991 में एलपीजी पॉलिसी लाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। उसका भी गोल क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें लाती रहती है, जैसे अभी मेक इन इंडिया आया था, फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें करती रहती है, इससे देश आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करती रहती है। 1968-1969 में गवर्नमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन लाई थी, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, फिर बहुत सारी चीजें और भी हैं, स्वच्छ भारत अभियान, जो भी चीजें हैं जिससे हमारे देश की ग्रोथ होगी, ये सब गवर्नमेंट करती है, हर साल गवर्नमेंट बजट में लाती है, जिससे हमारा देश बढ़े। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है कि देश आगे बढ़े, इसलिए गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करा जाता है। अगला पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब होता है जो एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ओन्ड है, इनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी कहते हैं। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ओन्ड है, इनके रिगार्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट को बनाने पड़ेंगे। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां पर आएंगे, गवर्नमेंट बजट में। तो गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के रिगार्डिंग जो भी मैनेजमेंट, उनको पैसा देना और भी जो भी चीजें होती हैं वो सब इंक्लूड करती है। उनके जो भी रूल्स हैं कि हम इस बार इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ये चीजें करेंगे। जैसे गवर्नमेंट कह देती है कई बार कि हम इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को इस बार इतना पैसा देंगे, इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का इतना हिस्सा हम प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे। तो वो सब चीजें भी गवर्नमेंट बजट में आती हैं। सो पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब बताया फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर, दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इनको जो चलाती है वो यूजुअली सोशल वेलफेयर के लिए चलाती है, जिससे देश में ठीक तरह से काम होता रहे
और गवर्नमेंट अपने बजट में कई सारी चीज़ें लिखती है इन एंटरप्राइजेज के रिगार्डिंग, सच एज फाइनेंशियल हेल्प एटसेट्रा। जैसे इन एंटरप्राइज के एग्जांपल क्या हो गए, पीएनबी, एसबीआई, रेलवेज, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मतलब सीधी सी बात है जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओएनजीसी, भेल, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग प्रोविजंस आते हैं गवर्नमेंट बजट में। नाउ एक टर्म है नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिस पे कंप्लीट कंट्रोल किसी एक ही पर्सन का है, जहाँ पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन उसे कंप्लीट कंट्रोल करती है। हमने 11th में भी पढ़ा था ये कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली मार्केट क्या होता है। तो नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है जहाँ पे कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, जैसे इंडिया में रेलवेज। इंडिया में रेलवेज पे गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल है अभी तक, हो सकता है कि बाद में प्राइवेटाइज हो जाए। तो ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि पब्लिक एंटरप्राइज को मैनेज करना गवर्नमेंट बजट का एक गोल होता है। नाउ अगला जो गोल है गवर्नमेंट बजट का वो है देश में स्टेबिलिटी रखना। देखो जो भी देश में ना ऊंच नीच चलती रहती है, जैसे हमारी ज़िंदगी में भी ऊंच नीच चलती रहती है, कभी अच्छा टाइम है कभी बुरा टाइम है, बट ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होनी चाहिए। तो हमारे देश में गवर्नमेंट का गोल होता है, जो कि गवर्नमेंट बजट का भी गोल हो जाता है ऑटोमेटिकली, कि देश में स्टेबिलिटी बनी रहे, एक बैलेंस बना रहे। सो देयर शुड बी कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब इन्फ्लेशन इज गुड फॉर एन इकोनॉमी बट कंट्रोल लेवल पर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है प्याज के प्राइस एकदम बहुत इन्फ्लेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, तो कंट्रोल होना चाहिए, लिमिट में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होनी चाहिए। इन्फ्लेशन इज महंगाई, डिफ्लेशन इज उसका उल्टा, जो प्राइसेस कम हो जाते हैं, दैट इज डिफ्लेशन। फॉरेन एक्सचेंज जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो भी कंट्रोल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज में बहुत धड़ल्ले से फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है, जैसे $1 इक्वल्स टू ₹75 है, अब अगर ये तुरंत ही $1 इक्वल्स टू 80 हो जाए, फिर फ्लक्चुएट होकर 76 हो जाए, फिर 84 हो जाए, फिर मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा ना हर दिन, तो बहुत नुकसान होता है इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशंस हैं वो ठीक हैं, मार्केट उसको डिसाइड करती है तो फ्लक्चुएशंस होंगी, बट वो कंट्रोल में रहनी चाहिए, चीज़ें स्टेबल रहनी चाहिए। हमारे देश में रेगुलर बिजनेस साइकिल्स नहीं आनी चाहिए। आपको पता ही है बिजनेस साइकिल्स का मतलब क्या होता है कि हर देश में रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, रिकवरी आता है, बूम आता है। नाउ रिसेंटली कोविड पीरियड में ये चीज़ सबको देखने को मिली है कि हमारे देश में रिसेशन आया था। कोविड पीरियड में लोगों की नौकरियां चली गई थी, बिजनेसेस को नुकसान हुआ था, तो रिसेशन आया था। फिर लग रहा था देश बिल्कुल बॉटम पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल ही देश बहुत ही खराब सिचुएशन हो जाएगी, दैट इज डिप्रेशन। जैसे अमेरिका में आया था 2008 में डिप्रेशन, तो उससे पूरे दुनिया पे फर्क पड़ा था। फिर धीरे धीरे रिकवरी होता है, फिर बूम, अच्छा टॉप का पीरियड आ जाता है जब देश बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, हर किसी को प्रॉफिट हो रहा होता है, देश में खूब सारे डिमांड है, खूब सप्लाई है, अच्छा चल रहा है सब चीज़, दैट इज बूम। सो ये चलता रहता है, ये चीज़ चलती रहती है, सो कोई नहीं रोक सकता, बट ये चीज़ बहुत ही रेगुलर नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हर 1-2 सालों में रिसेशन आ रहा है आपकी इकोनॉमी में, दैट इज नॉट गुड। सो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों, गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि ये सब चीज़ें प्रिवेंट करी जाएं, ये सब चीज़ें रेगुलरली ना हो। ठीक है, ये था बेसिकली अगला गवर्नमेंट बजट का गोल, स्टेबिलिटी होनी चाहिए इकोनॉमी में। अगला गोल है रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज, कि जो भी गवर्नमेंट का गोल होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं देश में, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाए इस तरीके से कि अमीर तो अमीर रहे, बट जो गरीब है वो थोड़ा सा और अमीर बने, अमीरों और गरीबों का डिफरेंस कम हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी देश में कि जो अमीर है वो एक्सट्रीमली अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, और दोनों का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ये तो चीज बेकार हो जाती है फिर। तो जो भी इकोनॉमी में जो भी फायदे की चीजें होती हैं, जो भी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीरों को ही सारा बेनिफिट मिल रहा है। बेसिकली द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर शुड रिड्यूस, और यही गवर्नमेंट बजट का अगला गोल होता है, उस गैप को कम करना। गवर्नमेंट ऐसा कैसे करती है? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। जैसे गवर्नमेंट बहुत टैक्सेस लगाती है अमीरों पर और गरीबों को सब्सिडीज देती है। जो 1% मैंने आपको इससे डिस्कस करा था अभी कि इंडिया में सिर्फ 1% लोग टैक्स देते हैं, वो टॉप के 1% अमीर लोग ही तो टैक्स देते हैं, बाकी लोग तो के पास उतना पैसा ही नहीं है कि टैक्स दे दें, इनकम टैक्सेस। तो गवर्नमेंट उनसे टैक्स ले रही है, फिर बाकियों को सब्सिडीज दे रही है, हेल्प दे रही है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट एंटी पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाती है, जिससे कि जो गरीब हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आ सकें, पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएं। एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगी तो काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे।
एजुकेशन स्कीम चलाती है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो नौकरी मिलेगी, गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे, तो गरीब थोड़ा सा अमीर बनेगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाती है गवर्नमेंट, ये आपने जरूर सुना होगा, पीडीएस कहते हैं इसे, या फिर आपने ये नहीं सुना है तो राशन शॉप्स पक्का सुना होगा। राशन शॉप्स का पता होगा आपको कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं, जिनको कहते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको ऑलमोस्ट फ्री खाना देती है, फूड ग्रेन्स देती है, बेसिकली वीट, राइस, ऑयल, मतलब नेसेसिटीज। तो राशन शॉप्स इसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं। तो ये गवर्नमेंट का अगला गोल था कि अमीरों और गरीबों के बीच में डिफरेंस कम करो, खत्म करो। लास्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, पैसा हो गया, जो भी गवर्नमेंट के पास अपने एसेट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट उसको इस तरह से यूज करती है कि दो गोल्स के बीच में बैलेंस बना रहे। एक गोल होता है प्रॉफिट कमाना। देश अगर प्रॉफिट के लिए काम करता है तो उससे जीडीपी बढ़ती है, देश को तरक्की मिलती है। अगर हर कोई प्रॉफिट के लिए काम करेगा तो ये चीज एक तरीके से पॉजिटिव भी है, क्योंकि देश तरक्की करेगा, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, हर कोई बंदा पैसा कमाएगा, गुड। बट प्रॉफिट के काम करने से कई बार क्या होता है कि जो पुअर पीपल हैं या जो बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं या कुछ एरियाज ऑफ पीपल, वो इग्नोर हो जाते हैं, उनको फायदा नहीं मिल पाता है। तो दूसरा गवर्नमेंट का गोल होता है सोशल वेलफेयर, कि यार उनको भी इक्वल तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बेनिफिट मिलता रहे। तो गवर्नमेंट के दो गोल्स हो गए एक तरीके से। गवर्नमेंट चाहती है कि देश में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं बना रहे। अगर प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे तो देश बेकार हो जाएगा। प्रॉफिट के लिए काम करना जरूरी है, बिजनेसेस सारे प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर वर्क्स फॉर प्रॉफिट, और प्राइवेट सेक्टर सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा नहीं। तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, जिससे कि दोनों में बैलेंस बना रहे। तो गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को ऐसे एडजस्ट करती है कि प्रॉफिट भी रहे इकोनॉमी में और सोशल वेलफेयर भी रहे। मतलब एग्जांपल से क्या हो जाएंगे, जैसे जहां पर गवर्नमेंट को दिख रहा है यार ये लोग हद से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, इन्होंने सोशल वेलफेयर की ऐसी की तैसी कर दी, जैसे टोबैको हो गया, सिगरेट्स हो गई, अल्कोहल हो गया, ये सब चीजों के चक्कर में बहुत सोसाइटी को नुकसान होता है, ये चीज अच्छी नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको डीमोटिवेट करती है, उनका टैक्सेस ज्यादा कर देती है, ऑटोमेटिकली वो महंगे हो जाते हैं, लोग उनको कम अवॉइड करते हैं। अब वो बात अलग है ऐसे असलियत में होता है कि नहीं होता, बट गवर्नमेंट की कोशिश ऐसी होती है कि टैक्सेस बढ़ा के लोग उसे ना यूज करें, इनको ना कंज्यूम करें। सो गवर्नमेंट बेसिकली अगर कोई चीज सोशल वेलफेयर के अगेंस्ट कोई चीज जा रही है तो गवर्नमेंट उस पर ज्यादा टैक्सेस लगा सकती है ना। अगर कोई चीज गवर्नमेंट को लगता है कि लोग यूज कम कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है, लोगों को यूज करना चाहिए, तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे सकती है। तो गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से तिगड़म चलाती रहती है, और ये गवर्नमेंट बजट का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि सोशल वेलफेयर भी देश में रहे और प्रॉफिट भी रहे, और सोशल वेलफेयर भी रहे और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी रहे। बिल्कुल ठीक कहा मैंने। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स के लिखवाए हैं। पहले मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि गवर्नमेंट का पहला गोल होता है सोशल वेलफेयर का, जिससे कि देश में गरीबों को परेशानी ना हो। दूसरा गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, और एग्जाम्पल मैंने इसके लिखवाए हैं, देखो ये रहा एग्जाम्पल्स हैं इसके। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गवर्नमेंट ने बिजनेसेस पे, जिससे कि बिजनेसेस अच्छे से ग्रो करें, प्रॉफिट कमाएं, खूब जियो, खूब बिजनेस करो, खूब प्रॉफिट कमाओ। तुम प्रॉफिट कमाओगे, देश आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए को बूस्ट कर रही है। फिर गवर्नमेंट सोशली यूजफुल गुड्स पर, जैसे खादी सिलेंडर्स पे सब्सिडीज देती है। गवर्नमेंट कहती है सोशल वेलफेयर वाली चीजों को भी बूस्ट करो। दूसरा एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। फिर गवर्नमेंट ऐसी चीजों पे टैक्सेस लगा देती है जो कि सोशली हार्मफुल गुड्स होती हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस करा था, सिगरेट्स, टोबैको, अल्कोहल, या फिर कुछ और ऐसी चीजें जो कि चीजें अच्छी नहीं होती हैं, जैसे लॉटरी सिस्टम, वो सोशली यूजफुल चीज नहीं है। सब लोग लॉटरी में पैसे लगाएंगे तो फिर तो हो लिया देश का काम। तो उस पर गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, उसको डीमोटिवेट करती है। कई जगहों पर तो इसको बैन भी कर देती है, बट कई जगहों पर बैन नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को उससे बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन सब चीज़ों को बैन ही कर दे, दी एंड, पूरे देश में सब गंदी चीज़ें खत्म, बट गवर्नमेंट को फिर बहुत बड़ा पैसा कहाँ से मिलेगा? इन पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा कमाई होती है इन सब चीज़ों से। तो गवर्नमेंट को बैलेंस करना होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट आपको बहुत शिद्दत के साथ क्लियर होना चाहिए। अगला टॉपिक है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के। गवर्नमेंट बजट जो है उसके क्या क्या हिस्से होते हैं।
गवर्नमेंट बजट के गाइस दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कैपिटल बजट या फिर पहले बोल देते हैं रेवेन्यू बजट, फिर बोल देते हैं कैपिटल बजट। तो एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। सीक्वेंस ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक हो गया रेवेन्यू बजट, एक हो गया कैपिटल बजट। नाउ रेवेन्यू बजट में आती है रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल बजट में आती है कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। मतलब दोनों ही बजट में रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स आते हैं। नाउ रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू, जो रेवेन्यू वर्ड होता है उसका नॉर्मली मतलब होता है कमाई, पैसा कमाना। बट यहां पर रेवेन्यू का मतलब कमाई वाला रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू का मतलब यहां पर है ऐसी चीजें जो कि नॉर्मल नेचर की होती हैं, डे टू डे नेचर की चीजें को कहते हैं रेवेन्यू, जिनसे एसेट लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता, उनको कहते हैं रेवेन्यू। अगर आप अकाउंट्स भी पढ़ते हो, आप कॉमर्स अगर स्टूडेंट हो आप, तो आपने सुना होगा रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, ये चीज अकाउंट्स में भी थी। रेवेन्यू रिसीट्स में आ जाता है अगर गुड्स बेच के पैसा कमाया, जो कि बिजनेस के लिए नॉर्मल है। कैपिटल रिसीट्स में आ जाता है जो फिक्स्ड एसेट्स बेच के पैसा कमाया, जो कि नॉर्मल चीज नहीं है, बिजनेस का काम नहीं है फिक्स्ड एसेट्स को बेचना। सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। सो रेवेन्यू बजट का मतलब होता है वो चीजें आती हैं इस बजट में जो कि डे टू डे नेचर की चीजें हैं। कैपिटल बजट वो होता है जो कि डे टू डे नेचर की चीजें नहीं है। रेवेन्यू बजट में आता है हमारा रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक चीज और, रेवेन्यू बजट में वो चीजें आती हैं जिनसे एसेट लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल बजट में वो चीजें आती हैं जिनसे एसेट लायबिलिटी पे फर्क पड़ता है, और दोनों में ही रिसीट्स एक्सपेंडिचर्स हैं। इन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है नीचे। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ भी है, देखो ये रहा। रिसीट्स में पैसा मिलना होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसा देना, रेवेन्यू का मतलब होता है डे टू डे चीज टाइप की चीजें हैं जो रेकरिंग होती हैं, कैपिटल का मतलब होता है नॉन रेकरिंग चीज़ें। रेवेन्यू में एसेट लायबिलिटी फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल वाली चीज़ों पे एसेट लायबिलिटी फर्क पड़ता है। ना अगला टॉपिक आता है रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं। रेवेन्यू रिसीट्स सिंपल वर्ड्स में अगर आपको रट्टा ना लगाना, डेफिनेशन छोड़ दो। रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट की डे टू डे नेचर की रिसीट्स हैं, जो गवर्नमेंट की नॉर्मल रिसीट्स हैं, गवर्नमेंट जो काम करती है या गवर्नमेंट को जो रेगुलर बेसिस पे रिसीट्स मिलती हैं, वो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। इनसे एसेट लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। सो दीज रेफर्स टू द रिसीट्स कैश इनफ्लोज दैट नीदर डिक्रीज एसेट और इंक्रीज एनी लायबिलिटी। मतलब नॉर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मतलब जिससे ना तो कोई एसेट कम होता है ना तो कोई लायबिलिटी बढ़ती है, ऐसी रिसीट्स, मतलब एसेट लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा है, वो होती हैं रेवेन्यू रिसीट्स। और ये रिसीट्स डे टू डे नेचर की होती हैं, जैसे मैंने बताया। रेवेन्यू रिसीट्स में दो तरह की रिसीट्स होती हैं, एक होती हैं टैक्स रिसीट्स, एक होती है नॉन टैक्स रिसीट्स। नाउ यहाँ पर आपको बिल्कुल मेरे साथ साथ रहना है, यहाँ पे खोने के चांसेस हैं, ध्यान नहीं दोगे तो खो जाओगे। हमने पहले पढ़ा गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट में पढ़ा रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर दो चीजें हैं, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। अब हम पढ़ रहे हैं टैक्स रिसीट्स, तो बिल्कुल चीज सीक्वेंस चल रही है। टैक्स रिसीट्स वो होती हैं जो गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं इंडिविजुअल से, कॉर्पोरेशन आर द बिजनेसेस और द कंपनीज। टैक्सेस का मतलब क्या होता है? एनी कंपलसरी पेमेंट पेबल टू द गवर्नमेंट बाय इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशन। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डायरेक्ट टैक्स सिर्फ और सिर्फ 1% इंडियंस देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स सारे इंडियंस देते हैं, मैंडेटरी है देना। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्टली आपकी इनकम पर लगते हैं। गवर्नमेंट कह रही है, डायरेक्टली बोल रही है हमसे कि तुम मुझे टैक्सेस दो, डायरेक्टली बोल रही है, तो डायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में गवर्नमेंट इनडायरेक्टली बोलती है, इंडिया के आधे लोगों को पता ही नहीं है कि वो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। आधे क्या, कई ज्यादा, उससे भी ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। मतलब जिसको इस बारे में नॉलेज नहीं है उसको पता ही नहीं होता। हम सामान खरीदते हैं, कुछ भी चीज खरीद लीजिए आप, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, बेसिकली मैगी के पैकेट से लेकर गाड़ी तक, सब पर इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर मैगी आपको मिल रही है 50 रुपए की, तो उसका प्राइस एक्चुअली जो 50 रुपए है उसमें कुछ 10 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए कुछ जीएसटी इंक्लूडेड होता है, पता ही नहीं होता, कौन ध्यान देता है? दैट इज वाई द नेम इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट वो इनडायरेक्टली ले रही है, और इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट की मेन इनकम होती है, क्योंकि हर कोई देता है, देना ही पड़ता है। गाड़ी में भी, हर चीज में इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये वो टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली ले रही है गुड्स एंड सर्विसेज पर। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्टली मांगती है इनकम पर। जब गवर्नमेंट डायरेक्टली मांगती है तो लोग डायरेक्टली मना भी करते हैं, घुमा देते हैं, अपनी इनकम ही नहीं दिखाते हैं, या फिर कुछ और तिकड़म चला देते हैं, या उनकी इनकम होती नहीं है, इसलिए इतने कम लोग देते हैं।
So direct taxes are those taxes which are imposed on income and property of individuals and corporations. मतलब ये इनकम या फिर जो प्रॉपर्टी होती है लोगों की, एसेट्स होते हैं, उस पर डायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर. डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिसको डायरेक्ट टैक्स पे करना है वही डायरेक्ट टैक्स देगा. अगर मेरी इनकम है एक्स अमाउंट, उस पर मेरा कुछ टैक्स बन रहा है, तो मुझे जो भी मेरा टैक्स बन रहा है वो मेरे को देना पड़ेगा. मैं किसी और से टैक्स नहीं मांग सकता, है ना. बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा नहीं होता. इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि अगर मेरे को कोई टैक्स देना है और मैं बिजनेस हूं, मेरे को जीएसटी देना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं जीएसटी कस्टमर से चार्ज कर लेता हूं, मैं आगे वाली पार्टी से चार्ज कर लेता हूं. तो फाइनली जो जीएसटी सारा का सारा पे करना पड़ता है वो उस बंदे को पे करना पड़ता है जो बंदा उसे कंज्यूम करता है, बेसिकली कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को. तो इनडायरेक्ट टैक्स में द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट इज शिफ्टेड. इनडायरेक्ट टैक्स में इट इज शिफ्टेड टू द फाइनल कंज्यूमर्स, और डायरेक्ट टैक्सेस में द बर्डन ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड. जिसको टैक्स देना है वही देगा. इनडायरेक्ट टैक्स में आप शिफ्ट कर सकते हो. डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स पहले था, अब अबॉलिश हो चुका है, कॉर्पोरेट टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स क्या हैं, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये अभी भी हैं. जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो लगता है गुड्स और सर्विसेज पर. कस्टम ड्यूटी होता है टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स. और मैंने यहां पे देखिए कुछ चीजें कैंसिल कर रखी हैं, सीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स. ये टैक्सेस पहले हुआ करते थे, अब अबॉलिश हो चुके हैं, अब नहीं है. जब से जीएसटी आया ये 4 टैक्सेस हट चुके हैं, ये नहीं है. सीएसटी का मतलब होता है, फुल फॉर्म होती थी सेंट्रल सेल्स टैक्स. ये वो टैक्स होता था जो कि लगता था इंटर स्टेट सेल पर. अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हो रही है, 2 स्टेट्स में सेल हो रही है, यूपी से दिल्ली या फिर यूपी से एमपी या फिर यूपी से गुजरात, मतलब 2 स्टेट्स में सेल हो रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हो रही है, तो उस पर लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स. यहां पे एक्सप्लेन नहीं है, नोटबुक में लिख लेना, या एक्सप्लेन्ड है, वैसे एक्सप्लेन्ड है नीचे, तो यहीं पे दिखाता हूं मैं. देखो, सीएसटी टैक्स ऑन इंटर स्टेट सेल, वैट वैल्यू टैक्स, टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सेल, मतलब एक स्टेट से अगर उसी स्टेट में सेल हो रही है तो उस पर लगता था वैट, तो वैल्यू एडेड टैक्स इसकी फुल फॉर्म है. एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी टैक्सेस लगते थे मैन्युफैक्चरिंग पर. सर्विस टैक्स सर्विसेज पर. इन सबको मिला के अब आ गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये लगता है सेल पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, सर्विसेज पर, सब पर जीएसटी लगता है, एक ही टैक्स आ गया. और कस्टम ड्यूटी लगता है इंपोर्ट्स पर. सवाल ये उठता है कि एक्सपोर्ट्स पर क्या लगेगा. अगर इंपोर्ट्स पर कस्टम है तो एक्सपोर्ट्स पे क्या, एक्सपोर्ट्स पे टैक्सेस नहीं होते हैं. एक्सपोर्ट्स आर टैक्स फ्री, क्योंकि एक्सपोर्ट्स देश के लिए अच्छे होते हैं ना, तो एक्सपोर्ट्स पे टैक्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज इनकी नेचर क्या होती है. जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं ये प्रोग्रेसिव होते हैं. प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रोग्रेस करते रहते हैं, मतलब कम बंदे पर कम टैक्स, ज्यादा बंदे पर ज्यादा टैक्स. तो ऐसा होता है कि कुछ लिमिट है, एक अमाउंट है, उस वहां तक अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है. अगर उससे ज्यादा इनकम है तो आपको टैक्स देना है. उससे भी ज्यादा कुछ इनकम है, लिमिट्स बना रखी हैं, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे करके लिमिट्स बना रखी हैं गवर्नमेंट ने. तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप अलग अलग स्लैब में पहुंचते जाओगे, आपका ज्यादा टैक्स आता जाएगा. तो अगर किसी इंसान की इनकम साल की 2 लाख रुपए है तो उस पर 0 टैक्स है. बट अगर वहीं किसी इंसान की इनकम 20 लाख रुपए तो उस पर टैक्स ज्यादा है, और किसी इंसान की इनकम अगर 2 करोड़ रुपए तो उस पर ज्यादा टैक्स है. मतलब इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. और इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसमें मेनली जीएसटी आता है आर प्रोपोर्शनल इन नेचर. ये सेम होते हैं. अगर मुकेश अंबानी एक मैगी का पैकेट खरीदेगा जिसका प्राइस 50 रुपए है, उस पर टैक्स है 8 रुपए, तो उसको 8 रुपए जीएसटी देना है. अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे भी 8 रुपए जीएसटी देना है, और एक बिलो पॉवर्टी लाइन का बंदा खरीदेगा तो उसको भी 8 रुपए जीएसटी देना है. तो ये प्रोपोर्शनल है, मतलब ये एज अ प्रोपोर्शन बनते हैं, ये एज अ परसेंटेज बनता है कि जैसे जीएसटी का रेट 18% है तो सबके लिए 18% है. गवर्नमेंट ऐसे थोड़ा ना कहती है तू गरीब है तेरे लिए 2%, तू बहुत ही गरीब है तेरे पे जीएसटी नहीं है, तू अमीर है तू 50% जीएसटी दे दे. ऐसा नहीं होता है. कुछ गवर्नमेंट ने 5-6 स्लैब्स बना रखे हैं, 5-6 रेट्स बना रखे हैं, वही रेट्स चलते हैं जीएसटी में, सबके लिए सेम होते हैं, एज अ परसेंटेज निकलते हैं. दैट इज वाई दीज आर प्रोपोर्शनल इन नेचर. लास्ट इज स्कोप. जो जीएसटी होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स, पहले डायरेक्ट टैक्स की बात कर लेते हैं. जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका लिमिटेड स्कोप होता है, वो सब पर नहीं लगता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स सब पर लगता है. जैसे हमने डिस्कस करा था, ओनली 1% ऑफ इंडियंस पे इनकम टैक्स, 100% इंडियंस पे इनडायरेक्ट टैक्स. यहां पर एक्सप्लेन्ड है प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है. प्रोग्रेसिव टैक्स होता है वो टैक्सेस जो कि
इनकम बेस पर लगते हैं, मतलब हायर इनकम मीन्स हायर टैक्सेस। एग्जाम्पल इनकम टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्सेस वो टैक्सेस जो कि सेम रहते हैं एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है कम है, आप पे टैक्स सेम लगेगा क्योंकि समान पे लगता है ये टैक्स। तो एग्जाम्पल जीएसटी। एंड रिग्रेसिव टैक्सेस, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपका टैक्स कम है। ऐसा इंडिया में नहीं होता है, ऐसा डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है। तो रिग्रेसिव टैक्स होता है वो इंडिया में नहीं देखने को मिलता है। किसी की इनकम ज़्यादा तो टैक्स कम है, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है बहुत। चलिए, तो ये सब चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ गाइज वापस से ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर खोना नहीं है। हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। हमने गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट में पहले रिवेन्यू बजट पढ़ा। रिवेन्यू बजट के अंदर हमने रिवेन्यू रिसीट्स देखी। रिवेन्यू रिसीट्स के अंदर हमने टैक्स रिसीट्स देखी। अब रिवेन्यू रिसीट्स के अंदर हम नॉन टैक्स रिसीट्स देख रहे हैं। सो नॉन टैक्स रिसीट्स वो रिवेन्यू रिसीट्स होती हैं जो कि टैक्स रिसीट्स नहीं होती हैं। तो जो भी टैक्स रिसीट्स के अलावा कमाई है गवर्नमेंट की, वो नॉन टैक्स रिसीट है। यहां पर आना चाहिए रिवेन्यू रिसीट। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिला, गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट करा था उस पर इंटरेस्ट मिला, गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिले, डिविडेंड मिले। गवर्नमेंट की अपनी कंपनीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं। गवर्नमेंट ने कहीं पर, गवर्नमेंट की कंपनीज है, गवर्नमेंट को उनसे प्रॉफिट मिला, डिविडेंड मिला, गवर्नमेंट को फीस मिलती है। तो ये भी गवर्नमेंट की रेगुलर कमाई है, बट ये टैक्सेस वाली कमाई नहीं है, अदर कमाई है। गवर्नमेंट को फीस मिली, गवर्नमेंट स्कूल से मिल जाती है, कोर्ट से मिल जाती है, पासपोर्ट फीस, पार्किंग फीस। गवर्नमेंट को फाइन्स एंड पेनल्टीज मिलती हैं, कोई भी लॉ तोड़ेगा, ट्रैफिक फाइन्स, टैक्स पेनल्टीज, तो गवर्नमेंट को फाइन्स पेनल्टीज मिलती हैं। ये भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स ही हैं, बट ये नॉन टैक्स है, टैक्स वाली नहीं है। अगला है एस चीट। इसको पढ़ते ई इसमें साइलेंट है तो इसको पढ़ते हैं एस चीट। तो एस चीट क्या होता है, बेसिकली एक वो इंसान जो कि जिसका कोई लीगल हेयर नहीं था, जिसमें जिसका मतलब जिसने वसीयत नहीं लिखी है और जिसका कोई नहीं है, अगर वो भगवान को प्यारा हो जाए, तो जिसका कोई नहीं उसकी गवर्नमेंट है। तो अगर कोई विल बिना लिखे भगवान को प्यारा हो जाए, सो दैट इज उसकी प्रॉपर्टी, जो भी उसकी संपत्ति है, जो भी उसके एसेट्स हैं, सब चीज़ें मिलेंगी गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट के लिए इनकम हो गई। सो दैट इज एस चीट। ये हमारा रेवेन्यू रिसीट इसीलिए है क्योंकि इससे एसेट लायबिलिटी फर्क नहीं पड़ रहा ना, इससे एसेट लायबिलिटी फर्क नहीं पड़ रहा है। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट भी एक बहुत ही बढ़िया चीज होती है। अगर गवर्नमेंट की वजह से किसी को फायदा होता है तो गवर्नमेंट कुछ पैसा उस बंदे से मांग लेती है। एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं एक बहुत बड़ा कोई बिल्डर है, उसने एक बिल्डिंग बनवाई, उसके आसपास मेट्रो चली गई, या फिर उसके आसपास गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया सा हॉस्पिटल बनवा दिया या स्कूल बनवा दिया, तो ऑटोमेटिकली बिल्डर को फायदा होता है क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यूज बढ़ गई। मेट्रो आने से प्रॉपर्टी की वैल्यूज बहुत बढ़ जाती हैं। तो गवर्नमेंट कहेगी यार मेट्रो हमने बनवाई, सारा खर्चा हमने करा, तुम्हें को फायदा क्यों हो रहा है? तुम्हें फायदा हो रहा है ठीक है, बट उस फायदे का कुछ हिस्सा हमें दे दो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ पैसा उस बंदे से ले लेगी। दैट इज, जो वो गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, दैट इज स्पेशल असेसमेंट। So amount received by government if someone benefits from the work of government. Example, in case metro is constructed, government may ask some of its development expenditure from the builders who benefit from the construction of metro. तो जिन लोगों को मेट्रो से फायदा मिलेगा गवर्नमेंट उनसे पैसा मांग लेगी। तो ये है स्पेशल असेसमेंट की कमाई गवर्नमेंट की। फिर गवर्नमेंट को एक्सटर्नल ग्रांट्स मिल सकती हैं, डोनेशंस मिल सकती हैं बाहर के देशों से या फिर हमारे देश में ही प्राइवेट सेक्टर से, लोगों से, कहीं से भी। सो वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है। फिर गवर्नमेंट फोरफीचर्स भी कर सकती है। फोरफीचर मतलब होता है हड़प लेना। तो अगर कोई बात नहीं मान रहा गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ने वार्निंग दी भाई रूल्स फॉलो कर लो, बहुत हो रहा है, फिर भी नहीं मान रहा, गवर्नमेंट ने कोर्ट में लेके गई उस बंदे को, तब भी नहीं मान रहा, फिर कोर्ट के ऑर्डर से गवर्नमेंट उसकी ज़मीन सब कुछ चीज़ें हड़प लेती है। तो ये है फोरफीचर, ये भी गवर्नमेंट की इनकम है। नाउ गाइस, अब तक जो भी हमने रिसीट्स पढ़ी है ना, टैक्स रिसीट हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो नॉन टैक्स रिसीट्स हो, इनमें ध्यान दीजिएगा कि ये सब रेवेन्यू रिसीट्स हैं। और इसका लॉजिक क्या है, इनमें किसी भी चीज़ में गवर्नमेंट के पास ना कोई एसेट पे फर्क पड़ रहा है, ना कोई एसेट कम हो रहा है, ना कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए सब रेवेन्यू रिसीट्स हैं। फोर फीचर्स में गवर्नमेंट का कोई एसेट नहीं कम हो रहा, कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है, किसी भी चीज़ में, टैक्सेस में, किसी भी चीज़ में,
ना कोई एसेट कम हो रहा, ना गवर्नमेंट कोई एसेट बेच रही और ना कोई लाइबिलिटी कर्जा ले रही है। तो ये है हमारा, हमने रेवेन्यू रिसीट्स कवर कर लिया है पूरा। नाउ कमिंग टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो खर्चे होते हैं जिनसे ना तो एसेट पे फर्क पड़ता ना लाइबिलिटी पे भी फर्क पड़ता। एसेट और लाइबिलिटी फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे और क्यों लिखा है बार बार, यहाँ पे नॉर होना चाहिए। So these are those expenditures which neither increase an asset nor decrease a liability. तो मतलब जिनसे एसेट भी नहीं बढ़ रहा है, लाइबिलिटी भी नहीं कम हो रही है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। तो ये नॉर्मल खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, रूटीन खर्चे। जैसे गवर्नमेंट का काम है लोगों को सैलरी देना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना। फिर गवर्नमेंट का काम है डिफेंस पे खर्चा करना, गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस पे कुछ खर्चा करना, पेंशन देना लोगों, जो भी सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको सब्सिडीज़ देना लोगों को, गरीब लोगों को। तो ये गवर्नमेंट का डे टू डे काम है ना। इनसे कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई एसेट गवर्नमेंट के पास आ रहा है, कुछ भी नहीं, या फिर कोई लाइबिलिटी कुछ कम हो रही है, तो एसेट लाइबिलिटी फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। अगर एसेट लाइबिलिटी फर्क पड़ता तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाते, जो कि हम आगे देखेंगे। आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिएगा अच्छे से कि यहाँ पर एसेट और लाइबिलिटी फर्क नहीं पड़ रहा है, और जो मैं कराने वाला हूँ उनमें भी अच्छे से ऑब्जर्व करना कि एसेट लाइबिलिटी फर्क पड़ रहा है। कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स गवर्नमेंट की वो रिसीट्स होती हैं विच अफेक्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। So these receipts of the government, these are those receipts of the government which affect assets or liabilities. ये फिर आप ऐसे कह सकते हो which either decrease an asset or increase a liability, मतलब जिनसे या तो एसेट कम हो जाता है या लाइबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसी रिसीट्स को हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। एग्जाम्पल्स क्या होगा, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। बोरोइंग्स टेकन बाय गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स ले ली, अब ये कैपिटल रिसीट है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि पैसा आया गवर्नमेंट के पास, और ये कैपिटल रिसीट क्यों है, क्योंकि इससे लायबिलिटी बढ़ गई। सो बोरोइंग्स कैन बी फ्रॉम पब्लिक, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कहीं से भी बोरो कराओ गवर्नमेंट ने, बट गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ गई ना, तो इसलिए ये कैपिटल रिसीट है। फिर सेल ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, उसको गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, जिसे प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं, जिसे डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो गवर्नमेंट के लिए एक एसेट है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है, वहां पर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का एसेट है। अब गवर्नमेंट वो बेच रही है, तो यहां पर एसेट लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है, एक्चुअली एसेट पे फर्क पड़ रहा है। तो आपको ये चीज बहुत बढ़िया तरह से क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज क्लियर नहीं है, इसे 4 बार पढ़ो, बार बार वीडियो देखो, बट ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए कि यहां पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। यहां पर एसेट या फिर लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। अगली चीज, सेल ऑफ एनी अदर एसेट। गवर्नमेंट ने कोई और एसेट बेच दिया, गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट की कोई बहुत बड़ी जमीन थी, कुछ भी चीज, तो वो भी कैपिटल रिसीट है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई एसेट जा रहा है, एसेट पे फर्क पड़ रहा है। एंड अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा था, वो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। जैसे गवर्नमेंट ने किसी और देश की गवर्नमेंट को लोन दे रखा था, इंडियन गवर्नमेंट ने किसी और कंट्री को लोन दे रखा था, गवर्नमेंट ने वो वापस ले लिया। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो लोन गवर्नमेंट ने दे रखा था वो गवर्नमेंट का एसेट था, अब वो एसेट कम हो गया। लोन देना इज एसेट, लोन लेना इज लायबिलिटी। तो जो गवर्नमेंट ने लोन दे रखा था वो कम हो गया। रिकवरी ऑफ लोन्स, ये भी एक कैपिटल रिसीट है। एक चीज और ऑब्जर्व करना, इन चारों ही एग्जांपल्स में गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। बोरोइंग्स में गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, सेल करते वक्त गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, कोई और एसेट सेल करते वक्त गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, लोन को जब रिकवर करा तो भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। सो दैट इज व्हाई दीज ऑल आर रिसीट्स। और क्योंकि इनसे एसेट लायबिलिटी फर्क पड़ रहा है, दैट इज व्हाई दीज आर कैपिटल रिसीट्स। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। वो खर्चे जिनसे एसेट या फिर लायबिलिटी फर्क पड़ता है वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कोई एसेट खरीदा, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग खरीद ली, गवर्नमेंट ने जमीन खरीद ली, गवर्नमेंट ने कोई भी एसेट खरीदा, तो उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास एसेट आया और पैसा गया। पैसा गया तो एक्सपेंडिचर है, और एसेट आया, एसेट पे फर्क पड़ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन्स रीपेड, गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा था, अब उसे रीपे कर दिया, तो रीपे कर दिया मतलब पैसा गया, तो पेमेंट है तो एक्सपेंडिचर है,
लोन्स लेना लायबिलिटी होता है, तो लोन्स रीपे कर दिया तो लायबिलिटी कम हो गया। लॉजिक क्या इसका? लायबिलिटी डिक्रीज्ड। लोन्स रीपे करने से लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी में फर्क पड़ने से कैपिटल चीज हो जाती है, तो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो हमने लास्ट कुछ चीजें करी हैं, बेसिकली 4 चीजें हमने जो पढ़ी हैं, कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, इन चारों चीजों से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स्ड है, कोई नहीं रोक सकता। और क्वेश्चन यूजुअली आता है आइडेंटिफाई रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए? आपको ऊपर की सारी चीजें लॉजिकली समझ आनी चाहिए पहले, बढ़िया तरह से इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो और फिर कंटिन्यू करना। नाउ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को, कैपिटल रिसीट्स को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को? सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि वो रिसीट है कि एक्सपेंडिचर है। ये भूल जाओ कि कैपिटल की रेवेन्यू है। अगर आपको पहले पता चल गया कि आपकी वो रिसीट है कि एक्सपेंडिचर है, तो आधा काम तो हो गया ना। ये तो पता लगाना बहुत आसान है कि रिसीट है कि एक्सपेंडिचर है। पैसा आ रहा है तो रिसीट है, जा रहा है तो एक्सपेंडिचर है। उसके बाद ये पता लगाओ कि ये कैपिटल की रेवेन्यू है। अगर एसेट और लायबिलिटी फर्क पड़ रहा है तो वो कैपिटल है, अदरवाइज वो रेवेन्यू है। मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स कराए थे, अभी सब ट्राई कर सकते हो कि जो जीएसटी है वो रेवेन्यू रिसीट है, डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसीट है, ओल्ड एज पेंशन रेवेन्यू रिसीट है। सोचना कैसे है देखो, मैं समझाता हूँ, 1-2 करके मैं बताता हूँ। जीएसटी, गवर्नमेंट को जीएसटी मिला या गवर्नमेंट ने जीएसटी दिया? सोचो, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को जीएसटी मिला तो ये रिसीट है। अब सोचो ये रेवेन्यू है, कैपिटल है, एसेट पे फर्क पड़ा? कोई गवर्नमेंट के पास कोई बिल्डिंग आ गई हो, कुछ गई हो, कोई लायबिलिटी फर्क पड़ा? नहीं, तो ये रेवेन्यू रिसीट है। एक और करते हैं, चलो सेकंड वाला करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेच दिया। बेच दिया तो गवर्नमेंट के पास पैसा आया, दिस इज अ रिसीट। पैसा आना इज रिसीट। ये कैपिटल है, रेवेन्यू है। कोई एसेट पे फर्क पड़ा? जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी वो गवर्नमेंट की एसेट थी, एसेट चली गई, फर्क पड़ा, तो ये कैपिटल रिसीट है। इसी तरीके से आपको सोचना होता है हमेशा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, बजट डेफिसिट। डेफिसिट वर्ड का मतलब होता है कमी। किसी भी चीज में अगर कमी होती है तो उसे कहते हैं डेफिसिट। डेफिसिट का उल्टा होता है सरप्लस, फायदा। अकाउंट्स में भी ऐसा कुछ है। एनपीओ चैप्टर था आपका, एनपीओ चैप्टर में आपने ऐसा करा हुआ है, एक तरफ आता है सरप्लस, एक तरफ आता है डेफिसिट। मतलब अगर प्रॉफिट वाली साइड, प्रॉफिट को बेसिकली सरप्लस कहते हैं और लॉस को डेफिसिट कहते हैं, तो वही चीज यहां पर भी है। बजट डेफिसिट का मतलब है कि बजट में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। और ये हमने डिस्कस भी करा था टॉपिक नंबर 2 में कि जो हमारा देश का रीसेंट बजट था उसमें डेफिसिट था, मतलब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा थे कमाई से, तो दैट इज डेफिसिट। सो बजट डेफिसिट refers to a situation where the expenditures in government budget are more than the receipts. खर्चे ज्यादा हैं कमाई से। बजट डेफिसिट में क्या का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। टोटल कमाई कितनी है माइनस, मतलब टोटल खर्चे कितने हैं माइनस टोटल कमाई कितनी है, डेफिसिट आपके पास आ जाएगा। डेफिसिट कभी कभी माइनस में भी आ सकता है। अगर आपकी रिसीट ज्यादा है तो, कमाई ज्यादा है तो डेफिसिट माइनस में आ जाएगा, तो सरप्लस हो जाएगा। मैंने यहां पर एग्जांपल कराया, इस एग्जांपल को आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। रेवेन्यू रिसीट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसीट्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दोनों रिसीट्स को प्लस करो, दोनों एक्सपेंडिचर को प्लस करो, माइनस कर दो, एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स, आंसर। यहां पे बजट डेफिसिट कितना आ रहा है? 4800। नाउ बजट डेफिसिट 3 टाइप का हो सकता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। हम एक एक करके तीनों का मतलब समझेंगे। लेट अस स्टार्ट विद रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में हम लोग रेवेन्यू नीचे की चीजों को लेंगे, नाम से मीनिंग क्लियर हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट है तो रेवेन्यू वाली चीजों को ले लो ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल को छोड़ दो तो वो रेवेन्यू डेफिसिट बन जाएगा। अगर रेवेन्यू खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिनेशन क्या है इसकी? रेवेन्यू डेफिसिट मींस एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट्स से, वो रेवेन्यू डेफिसिट है। फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। नाउ एक टर्म और होती है कैपिटल डेफिसिट। जैसे रेवेन्यू डेफिसिट है वैसे ही कैपिटल डेफिसिट।
कैपिटल डेफिसिट में रेवेन्यू चीज़ों को इग्नोर कर दो, कैपिटल वाली चीज़ों को ले लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स। सीधी सी बात है ना, दोनों डेफिसिट को जोड़ दोगे तो टोटल डेफिसिट बन जाएगा, सीधी सी बात है ना। इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कराया था, आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। मैंने रेवेन्यू रिसीट्स ली थी, कैपिटल रिसीट्स ली थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिया है। रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लो और रेवेन्यू रिसीट्स लो, दोनों को माइनस कर दो, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा दी एंड। नाउ नेक्स्ट है इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं? इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है उसका परिणाम क्या है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या शो करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वो चीज वो इम्प्लाई क्या कर रहा है ना। मैं कहता हूं जैसे अगर कोई स्पोर्ट्समैन है वो बहुत प्रैक्टिस करता है तो उसके इम्प्लीकेशंस ये हैं कि वो बहुत अच्छा खेलेगा, या फिर अगर कोई बच्चा है वो पढ़ाई अच्छे से नहीं करता है तो उसके इम्प्लीकेशंस है बैड मार्क्स। सो इम्प्लीकेशंस का मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस। तो रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब समझना पहले क्या है, सिंपल वर्ड्स में। गवर्नमेंट के जो डे टू डे खर्चे हैं वो ज्यादा हैं डे टू डे कमाई से। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि गवर्नमेंट डेफिसिट में चल रही है, बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, और गवर्नमेंट को अपनी दूसरी कमाइयों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर आपके रेवेन्यू रिसीट्स कम है, आपकी कमाई कम है, आपके खर्चे ज्यादा हैं रेवेन्यू नेचर के, तो आपको कैपिटल रिसीट्स पर रिलाई करना पड़ेगा। रेवेन्यू रिसीट्स कम है और कौन सी रिसीट्स बची? कैपिटल रिसीट्स, उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा आपको। गवर्नमेंट विल बी डिपेंडेंट ऑन कैपिटल रिसीट्स सच एज बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। दोनों ही कैपिटल रिसीट्स होती हैं। गवर्नमेंट को या तो बोरो करना पड़ेगा, वरना अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, पीएसयूज जो हैं, उनको बेचना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को। गवर्नमेंट को करना पड़ता है ऐसा, गवर्नमेंट के पास खूब सारा पैसा आता है। गवर्नमेंट दोनों ही चीजें करती है, डिसइन्वेस्टमेंट भी करती है और बोरोइंग्स भी लेती है। अगला इसका पॉइंट क्या है, अगली इंप्लीकेशन क्या है? डिस सेविंग्स। इससे डिस सेविंग्स हो जाती है। अगर गवर्नमेंट की कुछ बाई चांस सेविंग्स हैं तो वो निपट जाती हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे खर्चे ज्यादा हैं तुम्हारी कमाई से, सीधी सी बात है ना, सेविंग्स उड़ जाएंगी। आपके डे टू डे खर्चे ज्यादा हैं, आप सब्सिडीज या पेंशन वेंशन में बहुत पैसा खर्च कर रहे हो, आपकी इनकम उतनी है नहीं डे टू डे नेचर की, तो या तो आप कहीं और से लोन लो, वरना आपकी जो सेविंग्स उनको यूज करो। वरना एक तरीका क्या होता है, इसका एक और इंप्लीकेशन क्या है कि इससे इन्फ्लेशन भी हो जाता है कई बार। कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए। सो गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस टू इंक्रीज द रेवेन्यू, दिस लीड्स टू इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट प्रिंट्स मोर करेंसी विच लीड्स टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई, दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट बेसिकली देश में ज्यादा पैसा लाएगी, उससे इन्फ्लेशन होगा। सो ऑटोमेटिकली जब गवर्नमेंट करेंसीज प्रिंट करेगी तो देश में लोगों के पास जो पैसा है वो पैसा देश में ही आएगा जो नई करेंसी का है। सो ऑटोमेटिकली उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी विच विल लीड टू इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन भी एक इसका इंप्लीकेशन है कि रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो उसका एक इंप्लीकेशन है इन्फ्लेशन। इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं कमाई से, दो ही सोल्यूशन है, अपनी कमाई बढ़ा दो या अपने खर्चे कम कर दो। गवर्नमेंट क्या करेगी? दो ही सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशंस हैं? रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। या तो अपने एक्सपेंडिचर कम कर दो या अपनी रिसीट्स बढ़ा दो। तो पहला सोल्यूशन क्या है? इंक्रीज रेवेन्यू रिसीट्स, जैसे टैक्सेस बढ़ा दो, टैक्सेस ज़्यादा का रेट बढ़ा दो, पेनल्टीज बढ़ा दो, फाइन्स बढ़ा दो, ये सब चीज़ें। वरना गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर सकती है, जो वेस्टफुल खर्चे हैं मेनली वो, जैसे गवर्नमेंट एक्स्ट्रा सैलरी देती है उन लोगों को जो लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उनको हटाओ यार, बेकार के खर्चे मत करो। तो अपने जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को लिमिट करो, जो वेस्टफुल वाले खर्चे हैं उनको हटाओ। सो ये अगला सोल्यूशन है फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट का। तो चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर, इनका चीज़ों का लॉजिक क्या है। नाउ नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है इस चैप्टर का, फिस्कल डेफिसिट। ये एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है, ये आएगा। फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल डेफिसिट जैसा होता है, बस इसमें बोरोइंग्स नहीं लेते हैं। सो फिस्कल डेफिसिट होता है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर लो
उसमें से टोटल रिसीट्स माइनस कर दो, बट टोटल रिसीट्स में बोरोइंग्स मत लो। नॉर्मली हम यहां पे ना, ये फिस्कल डेफिसिट इज वेरी सिमिलर टू टोटल डेफिसिट जो हमने पहले पढ़ा था। टोटल डेफिसिट जो होता है, जो बजट डेफिसिट होता है, बट बजट डेफिसिट ना ठीक पोजीशन शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि रिसीट्स में बोरोइंग्स दिखती हैं। अब बोरोइंग्स जेन्युइन रिसीट्स थोड़ा ना होती हैं, वैसे रिसीट्स तो हैं, बट बोरोइंग लेना तो किसी के लिए भी आसान काम है। तुम कर्जा ले लो अनलिमिटेड, उसका इंटरेस्ट तो बाद में तुम्हें ही पे करना पड़ेगा। सो हम देख रहे हैं टोटल रिसीट्स गवर्नमेंट के पास कितनी है बोरोइंग्स को हटा के। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, बोरोइंग्स को हटा के टोटल रिसीट्स कितनी है वो देखनी है यहां पर हमें। एग्जाम्पल, रिवेन्यू रिसीट है यहां पे हमारी 3000 करोड़, कैपिटल रिसीट है 7000 करोड़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 3300 करोड़। तो यहां पे सब अमाउंट्स लिखे हैं। तो यहां पर हमने फिस्कल डेफिसिट कैसे निकाला? टोटल एक्सपेंडिचर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये आ रहा है 3300 प्लस 6500। टोटल रिसीट्स ली, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, बट कैपिटल रिसीट्स में से बोरोइंग्स को हटा दिया, क्योंकि बोरोइंग्स ठीक रिसीट नहीं है। बोरो करना बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल मतलब समझदारी का काम नहीं है। अगर मैं कहता हूं एक इंसान ऐसा है जो कि अपने डेफिसिट को कवर करने के लिए उधार ले रहा है, तो ये समझदारी की बात नहीं है। उधार तो आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ठीक है? तो ये एक प्रूडेंट बात नहीं है कि आप उधार ले रहे हो। सो दैट इज व्हाई बोरोइंग्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। बोरोइंग्स आर अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स, बट टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट वी एक्सक्लूड बोरोइंग्स फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स। एंड सो हमारे यहां पे फिस्कल डेफिसिट सॉल्व करके आ रहा है 5800 CR। अगर आपको ये चीजों में कंफ्यूजन है ना, तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इनको खुद एक बार ट्राई करो कि यार ये कैसे आ रहा है। क्वेश्चन देखो, आंसर निकालने की कोशिश करो, आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। आप बार बार वीडियो को पॉज कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल आ रहा है तो उसको लिखिए, वरना वीडियो को पॉज कीजिए, साथ साथ लर्न करते जाइए, तभी आपको अगला पार्ट समझ आएगा। अगर आप पूरी चीज देखते रहोगे तो मैं इतनी स्पीड से करा रहा हूं कि चीजें एक बार में याद नहीं रहने की। आपको कुछ कुछ पार्ट देखते जाओ, उसको लर्न करते जाओ, फिर कंटिन्यू करते जाओ। अगर आपको बेसिकली क्लियर नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो पुराने टॉपिक्स हमने करे हैं, तो आपको इन वाले टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज नहीं पता कि बोरोइंग्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट, तो फिर यहां पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? सो आप ये चीज को क्लियर कीजिएगा, रोक के अच्छे से पहले पुराना रिवाइज करो, फिर कंटिन्यू करो। इसका फॉर्मूला क्या होता है फिस्कल डेफिसिट का? कई सारे इसके फॉर्मूले हैं, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला है लॉजिकल सबसे फॉर्मूला जो है टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। यही हमने डिस्कस भी करा। फिस्कल डेफिसिट में टोटल खर्चे आते हैं, टोटल कमाई माइनस कर दो, कमाई में से बोरोइंग्स को मत लेना। इसका एक और फॉर्मूला क्या है, जो ऊपर फर्स्ट फॉर्मूला था उसी को ही हमने थोड़ा सा डिटेल तरह से लिख दिया है। टोटल एक्सपेंडिचर को हमने लिख दिया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट को लिख दिया है रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट माइनस बोरोइंग्स कर दिया है। सो फर्स्ट एंड द सेकंड आर सेम, जस्ट हमने उसके कंपोनेंट्स अलग अलग लिख दिए हैं। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कैपिटल रिसीट जो होता है वो बोरोइंग्स होता है। और को यहाँ पे एक चीज मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे ये चीज गलत है, यहाँ पे ना प्लस आना चाहिए एक्चुअली। गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो ये प्लस होगा। तो बेसिकली देखो, समझना इस चीज को कैसे आया। ये फॉर्मूला हम ऐसे बना सकते हैं ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ऐसे तो बनेगा माइनस कैपिटल रिसीट प्लस बोरोइंग्स, है ना? तो बेसिकली ये पूरे को हम लोग टोटल डेफिसिट कहते हैं ना, और प्लस बोरोइंग्स आ गया सेम, तो ऐसे डिराइव हुआ। नाउ इसका जो अगला फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, एक इंपॉर्टेंट है। इसका लॉजिक क्या है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है हमारा टोटल खर्चा कितना है माइनस टोटल कमाई कितनी है। अगर हमारा टोटल खर्चा ज्यादा आ रहा है टोटल कमाई से, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन बचता है, एक्चुअली दो ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन जो मेन ऑप्शन है वो है बोरो कर लो पैसा। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट को बोरो ही करना पड़ेगा पैसा। सो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स होता है। क्यों? क्योंकि जो भी कमी आती है ना वो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है।
फिस्कल डेफिसिट क्या शो कर रहा है? फिस्कल डेफिसिट एक तरीके से शो कर रहा है कमी। कमी कितनी आ रही है आपके बजट में? बेसिकली आपके खर्चे कितने ज्यादा हैं आपकी कमाई से। गवर्नमेंट के टोटल खर्चे हैं 10,000 के, कमाई सिर्फ 6,000 की है बोरिंग्स को हटा के। तो जो डिफरेंस आ रहा है 4,000 का, गवर्नमेंट क्या करेगी? 4,000 रुपए कैसे लाएगी? खर्चा तो है, पे तो करना ही है, कैसे पे करेगी? इनकम नहीं है तो कैसे पे करेगी? बोरिंग्स लेगी। तो अगर फिस्कल डेफिसिट फर्स्ट फॉर्मूले को सॉल्व करके आ रहा है 4,000, ये सेकंड फॉर्मूले को, थर्ड फॉर्मूले को, तो लॉजिकल बात है उतना ही पैसा गवर्नमेंट को बोरो भी करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो बोरोइंग्स के बराबर आता है। अगर आपका फिस्कल डेफिसिट 4,000 का आ रहा है, आपकी कमी 4,000 की आ रही है, तो आपको बोरो भी 4,000 के आसपास का ही करना पड़ेगा। दैट इज वाई फिस्कल डेफिसिट इज यूजुअली इक्वल टू बोरोइंग्स। ये आसपास की वैल्यूज होती हैं दोनों। तो फिस्कल डेफिसिट को क्लियर करने के दो तरीके होते हैं। मेन होता है बोरोइंग्स, दूसरा तरीका होता है इश्यू ऑफ न्यू करेंसी। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? या तो पैसे को बोरो कर सकती है। देखिए अगला टॉपिक है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा उसी टॉपिक का, सोर्सेज टू फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट। जो भी फिस्कल डेफिसिट है गवर्नमेंट उसे कैसे फाइनेंस कर सकती है, फिस्कल डेफिसिट को कैसे कवर कर सकती है। तो उसका जो पहला पॉइंट है, गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। जो भी कमी आ रही है वो गवर्नमेंट बोरो करेगी, जो कि जनरली यही होता है, गवर्नमेंट बोरो करती है मैक्सिमम अमाउंट। और गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है कि कुछ जो भी बचा अमाउंट है या फिर कुछ हद तक गवर्नमेंट नई करेंसी को प्रिंट कर सकती है, नई करेंसी इशू कर सकती है इकोनॉमी में। अब गवर्नमेंट नई करेंसी ऐसे इशू नहीं कर सकती है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो जो गवर्नमेंट नई करेंसी इशू करती है वो बहुत लिमिटेड लेवल तक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करेंसी इशू कर देगी। तो इसका एक एग्जांपल है जिम्बाब्वे, जो कंट्री है ना, उसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने करेंसी इशू करी थी। तो एक बार गूगल पे जाना अगर आपको नहीं पता है तो, और डालना जिम्बाब्वे करेंसी, तो आपको दिखेगा कि वहाँ की करेंसी कितनी ज़्यादा की कितनी ज़्यादा हालत ख़राब है। वहाँ पे एक एक नोट $1 ट्रिलियन का होता है, जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो एक बार गूगल पे जाके सर्च करना जिम्बाब्वे करेंसी, तो आपको इमेजेस दिखेंगी। अगर वहाँ पे लोग सामान खरीदने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे लेके जाना पड़ता है, बैग्स में पैसे लेके जाना पड़ रहा है, सामान थोड़ा ही आता है। तो ऐसा नहीं है, उस देश ने क्या करा था, वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर दी थी। तो ऐसे गवर्नमेंट इंडिया में ऐसे करेंसी प्रिंट नहीं करी जा सकती हैं। मतलब अगर ऐसा होता तो फिर तो टेंशन ही खत्म। जो भी कमी आ रही है, जो भी फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, अनलिमिटेड करेंसीज प्रिंट कर दो, सारे की सारी करेंसीज प्रिंट करके पे कर दो बाहर वाले लोगों को। तो उससे क्या होता है, हमारे देश पे फर्क पड़ता है, क्योंकि करेंसीज प्रिंट करोगे वो घूम के देश में ही आएंगी। तो ऐसे आप अनलिमिटेड करेंसीज प्रिंट नहीं कर सकते, उसके रिगार्डिंग रूल्स होते हैं। जितनी करेंसी गवर्नमेंट प्रिंट करती है उतना कुछ गवर्नमेंट को गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है। तो कुछ रूल्स होते हैं टू इंश्योर कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करेंसीज प्रिंट नहीं कर रही है, मतलब गवर्नमेंट अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए या तो कुछ करेंसी को प्रिंट कर सकती है थोड़ा बहुत, जो भी पॉसिबल है, अदरवाइज गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है। दैट इज वाई फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। बट ये जरूरी नहीं है एग्जैक्टली सेम है, यूजुअली ये क्लोज होते हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट की बोरोइंग्स 4,000 की हैं तो जरूरी नहीं है फिस्कल डेफिसिट भी एग्जैक्टली 4,000 ही था, मतलब जरूरी नहीं है दोनों एग्जैक्टली सेम हो। तो ये थोड़े आसपास होते हैं, ये 4,000 या 4,100 हो जाएगा। सो दिस इज क्लोज। मैंने आपको जैसे लॉजिक समझाया कि जो भी कमी आ रही है गवर्नमेंट को यूजुअली वो बोरो करना पड़ता है। दैट इज वाई दीज आर इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। इम्प्लीकेशंस क्या है फिस्कल डेफिसिट की? अगला पॉइंट, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? पहला चीज ये शो करता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है कि इससे देश में इन्फ्लेशन हो जाता है। फिस्कल डेफिसिट से यूजुअली इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट बोरोइंग लेती है, गवर्नमेंट नई करेंसी प्रिंट करती है। तो इससे क्या होगा, हमारे देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट ने पैसा लिया लोगों से टू पे इट्स एक्सपेंडिचर, तो वो पैसा देश में ही आ रहा है, या फिर बाहर के देशों से बोरोइंग्स ली तो वो पैसा देश में आ रहा है। अगर गवर्नमेंट ने नए नोट्स प्रिंट करे वो पैसा देश में आ रहा है। अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली लोग ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। लोग सामान ज़्यादा खरीदेंगे तो महंगाई बढ़ती है ना, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, तो महंगाई हो जाती है। सो अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली लोग ज़्यादा सामान खरीदते हैं, जिससे इन्फ्लेशन हो जाता है। नाउ अगला पॉइंट क्या है, अगली इंप्लीकेशन क्या है कि बर्डन आता है फ्यूचर जनरेशंस पर। तो मतलब क्योंकि देखो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट से गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है। अब बोरो तो आपको करना पड़ रहा है, बट उसका इंटरेस्ट कौन पे करेगा?
फ्यूचर जनरेशंस। जैसे कहा जाता है ना कि अगर एक पेरेंट बहुत ज़्यादा बोरिंग्स ले ले तो उसका बर्डन किस पर आएगा, बच्चों पर आएगा, क्योंकि एट द एंड वो उसको रीपे कौन करेगा, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट बच्चे को रीपे करना पड़ेगा। वही चीज़ हमारे देश के साथ भी हो रही है, गवर्नमेंट बोरिंग्स तो लिए जाती है बट उसे रीपे कौन करेगा, तो फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन आता है, उनको उन पे बहुत ज़्यादा बोरिंग्स बढ़ती जा रही है उन पर। डेट ट्रैप, डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है कि आप फंस जाते हो कर्जे में, तो डेट का मतलब होता है कर्जा, ट्रैप का मतलब होता है फंस जाना। जैसे आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा रेट ट्रैप, तो रैट का ट्रैप बेसिकली, डेट ट्रैप मतलब हो गया कर्जे में फंस जाना। सो हाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है ज़्यादा बोरोइंग्स, बोरोइंग्स से आपको बोरोइंग्स पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए बोरो कर रही है, मतलब गवर्नमेंट ने जो पैसा बोरो करा है उस पे इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि गवर्नमेंट को अपनी टोटल कमाई का अप्रोक्सीमेटली 25% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आज के टाइम पे मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूं, ये इंडियन गवर्नमेंट जितना भी पैसा कमाती है टोटल रिसीट्स का अप्रोक्सीमेटली 25% इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं, 20 to 25%। मतलब सोच के देखिए कितनी ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट है। वो इंटरेस्ट पेमेंट इतनी ज्यादा है कि उसके लिए लोन लेना पड़ रहा है, फिर जो उसके लिए लोन लोगे उस पर भी इंटरेस्ट आएगा। फंस गए यार, ये तो मतलब ये तो चक्रव्यूह में फंस गए। आपने बोरोइंग्स इतनी बढ़ा ली कि उस पर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए बोरोइंग्स ले रहे हो, फिर उस पर इंटरेस्ट आ जाएगा। चल रहा है ये एक इंप्लीकेशन है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन डिपेंडेंस। जब आप बोरोइंग्स लेते हो तो आप दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाते हो, दूसरी कंट्रीज पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट हो जाते हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगर आप दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाओगे, वो बाद में किसी और तरह से आपको कुछ मना कर सकते हैं या फिर कुछ भी, दूसरे पे डिपेंडेंट होना इज ऑलवेज अ नेगेटिव सिचुएशन। सो ये गवर्नमेंट के लिए ये भी एक इम्प्लीकेशन है, सारी इम्प्लीकेशन नेगेटिव हैं। फिस्कल डेफिसिट एकदम दीमक की तरह होता है देश में, फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बहुत लिमिटेड होना चाहिए। ये अप्रॉक्सीमेटली जैसे टॉप बॉडीज़ ने कहा है कि ये 3% के आसपास होना चाहिए, क्योंकि लोन लेना भी ना एक अच्छी चीज़ होती है कुछ हद तक। जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट लोन ले और उससे देश में बहुत बेनिफिट होए, मतलब इतना बेनिफिट हो रहा है कि इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, तो वो चीज़ अच्छी है। तो ऐसा कहा जाता है कि टोटल जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 3% तक अगर गवर्नमेंट लोन लेती है दैट इज़ ओके, बट इंडिया का तो उससे बहुत ऊपर जाता है। आज तक शायद एक बार पूरी इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक ऐसा हुआ है कि इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% से कम रहा है, अदरवाइज हर बार 3% से ज़्यादा रहा है, हम हर बार। तो ये है फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही दीमक जैसी चीज़ है देश के लिए, नेगेटिव चीज़ है ये। नाउ नेक्स्ट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। मतलब प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए आपको फिस्कल डेफिसिट ही निकालना है, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो, इजी। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये हो गया फॉर्मूला। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है, अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो क्या ये शो कर रहा है, ये प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो है तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि जीरो इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट को इधर भेज दो, साइन बदल जाएगा, सो इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट आ गया। इसका मतलब ये निकल रहा है, दिस मींस दैट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट्स। इन अदर वर्ड्स बोरोइंग्स आर इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स होता है, सो बोरोइंग्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट्स। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट उतना बोरो कर रही है जितना हमें इंटरेस्ट देना है, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट के लिए बोरो करना पड़ रहा है बस। देखो सीधी सी बात किया, मैं इसको दूसरे तरह समझाता हूं। अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट की सिचुएशन ऐसी है कि गवर्नमेंट अपना सारा खर्चा अपनी सारी कमाई से दे पा रही है, बस जो इंटरेस्ट पे करना था ना वो नहीं पे कर पा रही, तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे करने के लिए बोरो कर लिया। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे कितना करना था, 100 करोड़ एग्जाम्पल, तो गवर्नमेंट ने बोरो कितना करा, 100 करोड़। तो फिस्कल डेफिसिट कितना है, बोरोइंग्स के बराबर होता है फिस्कल डेफिसिट अप्रॉक्सीमेटली। तो फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया, 100 करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट कितना हो गया, 100 करोड़, दोनों जीरो हो गया। तो व्हेन बोरोइंग्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट्स, मतलब फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू जीरो। तो जब गवर्नमेंट बोरोइंग्स ले रही है टू पे द इंटरेस्ट ओनली, दैट इज व्हेन प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू जीरो। इंप्लीकेशंस क्या है, मतलब ये क्या शो करता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये इसके कॉन्सिक्वेंस ये हैं,
इट शोज बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। बेसिकली शो करता है कि गवर्नमेंट ने कितना बोरो करा इंटरेस्ट को छोड़ के, इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा गवर्नमेंट ने कितना बोरो करा। मतलब गवर्नमेंट ने टोटल बोरो करा, एग्जांपल ले लेते हैं 10,000 करोड़ एक साल में, टोटल 10,000 करोड़ गवर्नमेंट ने बोरो करा। अब 10,000 करोड़ जो गवर्नमेंट ने बोरो करा उसमें से इंटरेस्ट के लिए बोरो करा 2,000 करोड़, तो बेसिकली जो 10,000 करोड़ है वो हो गया फिस्कल डेफिसिट, टोटल बोरोइंग्स। 2,000 करोड़ माइनस कर दोगे तो 8,000 करोड़ जो आएगा दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। वो ये शो कर रहा है कि गवर्नमेंट ने कितना बोरो करा इंटरेस्ट को छोड़ के। अगर समझ नहीं आया दोबारा देख लो रिवाइंड करके। हमने समझा बजट डेफिसिट हमने कवर कर लिया है, उसके अंदर हमने तीनों तरह के डेफिसिट कवर कर लिए हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। और अब हमारा बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा है और इजी पार्ट बचा है। बजट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड बजट, एक होता है अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट में आता है जहां पर जितनी गवर्नमेंट की टोटल कमाई है वो खर्चों के बराबर है, उसे बैलेंस्ड बजट कहते हैं। वेयर रिसीट्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जितना गवर्नमेंट कमा रही है उतना ही खर्च कर रही है, दैट इज अ बैलेंस्ड बजट। चीजें बैलेंस्ड है, इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर भी इतना है, बैलेंस। अनबैलेंस्ड बजट होता है जहां पे बैलेंस नहीं है, खर्चे ज्यादा है इनकम कम है, या फिर खर्चे कम है इनकम ज्यादा है, वो अनबैलेंस्ड बजट होता है। अनबैलेंस्ड बजट भी 2 तरह का हो सकता है, सरप्लस या फिर डेफिसिट। आपको पता ही है इंडिया में कौन सा होता है, हम पढ़ के आ रहे हैं इतनी देर से। इंडिया में डेफिसिट बजट होता है, यहाँ पे खर्चे ज़्यादा होते हैं, कमाई कम होती है। अगर इसका वाइसी वर्सा हो जाए कभी फ्यूचर में, आपकी कमाई ज़्यादा है खर्चे कम है, तो हो जाएगा सरप्लस बजट। बजट देखो ये एमसीक्यू में ऐसे आ सकता है कि आपको पता होना चाहिए, बैलेंस बजट वो होता है जहाँ पे चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, रिसीट्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। सरप्लस बजट वो होता है जहाँ पे कमाई ज़्यादा है, डेफिसिट बजट वो होता है जहाँ पे खर्चे ज़्यादा है, दैट इज इट। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जो भी हमारे देश का गवर्नमेंट बजट होता है उसमें जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो जो भी देश के खर्चे होते हैं बजट में वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्लान्ड, एक होता है नॉन प्लान्ड। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है, डिफरेंस के थ्रू पढ़ते हैं। प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो कि गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान में खर्चा लिखा था। चलो मैं इसको समझाता हूं पहले नॉर्मल एग्जांपल से। देखिए गाइस, हम बहुत तरह के खर्चे करते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट बजट को छोड़ के अगर थोड़ा पर्सनल लाइफ की बात करूं, इंडिविजुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो लेवल पे देखें, एक इंसान 2 तरह के खर्चे करता है अपने जीवन में। महीने में किसी की इनकम है, जितनी भी इनकम है उसमें 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक तो होते हैं वो खर्चे जिसके लिए वो प्लान बनाता है, जैसे इस महीने ना मैं एक नया स्पोर्ट सीखूंगा, कोई ऐसा सोच रहा है इंडिविजुअल, और मैं स्पोर्ट सीखूंगा, मैं पहले नहीं सीखता था, इस महीने मेरे को स्पोर्ट सीखना है, उसमें मेरे को 5,000 रुपये खर्च करने हैं क्योंकि मैं उसकी कोचिंग लूंगा इस महीने, उसकी फीस 5,000 रुपये है। उसके लिए प्लान बनाना पड़ रहा है। फिर वो प्लान बना रहा है, यार इस महीने ना मैं एक नया टीवी खरीदूंगा, प्लान बना रहा है उसके लिए। वो हर महीने थोड़ा खरीदते हैं टीवी, इस महीने में टीवी खरीदूंगा जिसकी कॉस्ट है 15,000 रुपये, प्लान बना रहा है वो उसका। और भी कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कि हर महीने नहीं होती हैं, प्लान बना रहा है वो बंदा, उसका प्लान्ड खर्चा है वो। कुछ खर्चा ऐसा होता है जो कि ऑटोमेटिक होता है, जिसका प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे उसकी स्कूल फीस, खाने का खर्चा, बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हो गई, डे टू डे खर्चा। अगर रेगुलर ट्यूशन है तो ट्यूशन फीस, वरना और अगर कुछ रेगुलर खर्चे जैसे महीने का रेंट हो गया, तो ऐसे खर्चे जो कि रेगुलर हैं, जिनके लिए प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, वो पता है यार ये खर्चे होंगे ही, 2000 नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। वो खर्चे जिनके लिए प्लान बनाने पड़ते हैं प्लान्ड, वो खर्चे जिनके लिए प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक खर्चे हैं, नॉन प्लान्ड। रीड करते हैं, इट इज द एक्सपेंडिचर दैट इज इंक्लूडेड इन 5 ईयर प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो खर्चा जिसके लिए जो कि गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान्स में इंक्लूड होता है, मतलब गवर्नमेंट ने उसके लिए प्लान बनाया है। एक्सपेंडिचर्स अदर देन इंक्लूडेड इन 5 ईयर प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो 5 ईयर प्लान्स में इंक्लूडेड नहीं है वो खर्चे, वो है नॉन प्लान। इसके लिए गवर्नमेंट ने प्लान नहीं बनाया। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि इस बार हम एजुकेशन पे खर्चा करेंगे, हम एग्रीकल्चर पे खर्चा करेंगे, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए ये करेंगे, इस पर इतना खर्चा होगा, हम लोग पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाएंगे, इस पर इतना खर्चा होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्लान बना रही है गवर्नमेंट, हम इस बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऐसा करेंगे, ये पॉलिसी लेके आएंगे, यहाँ पे बिल्डिंग बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ प्लान्ड एक्सपेंडिचर है ये। बट गवर्नमेंट का कुछ खर्चा ऐसा होता है जो कि ऑब्वियस होना ही है, जैसे गवर्नमेंट पेंशन देगी, प्लान थोड़ा बनाएगी गवर्नमेंट इसके लिए,
कि मैं इस बार मैं पेंशन दूंगी, नहीं, वो हर साल देती है। गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी, हर साल देगी। डिफेंस वर्क, जो नॉर्मल डिफेंस का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, सब प्लान, सब नॉन प्लान्ड है, इसके लिए गवर्नमेंट प्लान नहीं बना रही है। गाइज आपको यहां पर कंफ्यूजन हो रही होगी कि कभी कभी आपको लग रहा होगा जैसे डिफेंस के लिए गवर्नमेंट प्लान भी बना सकती है, तो वो प्लान्ड हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट कहती है हमारे नॉर्मल डिफेंस का खर्चा 2 करोड़ का है, बट इस बार ना हम लोग डिफेंस को पूरा मॉडिफाई कर देंगे, हम लोग इस बार 1 करोड़ रुपए और खर्च करके, 2 करोड़ के अलावा 1 करोड़ और खर्च करके ना ये चेंजेस लाएंगे, ऐसे ऐसे डिफेंस में चेंजेस करेंगे। तो जो 1 करोड़ है वो प्लान्ड है, और जो नॉर्मल 2 करोड़ है वो नॉन प्लान्ड है। तो बेसिकली नॉन प्लान्ड वो हो गया जिसके लिए गवर्नमेंट प्लान नहीं बना रही है, जो नॉर्मल है। प्लान्ड वो हो गया इसके लिए गवर्नमेंट प्लान बना रही है। पर्पस क्या होता है इसका? जो प्लान्ड खर्चे होते हैं वो गवर्नमेंट प्लान में लिखती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। नॉन प्लान्ड होता है देश चलता रहे, जैसे हमारी जिंदगी में भी प्लान्ड के लिए हम कुछ स्पेशल हो रहा है तो प्लान्ड खर्चा होगा हमारा, हम जिंदगी में आगे बढ़ें, हम कुछ सीखें, हमें कुछ अच्छा चीजें मिलें, तो प्लान्ड खर्चा होता है। नॉन प्लान्ड मतलब डे टू डे वर्किंग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्किंग ऑफ द नेशन। जो प्लान्ड खर्चे होते हैं दीज आर अवॉइडेबल, मतलब ये वो खर्चे होते हैं जो कि नॉर्मली जरूरी नहीं है करने, गवर्नमेंट करती है इनको, तो दीज आर अवॉइडेबल। बट जो नॉन प्लान्ड खर्चे होते हैं तो मैंडेटरी टाइप के खर्चे हैं, तो गवर्नमेंट को करने ही हैं। यहां पर आके हमारे इस चैप्टर का दी एंड हो जाता है। आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया तरह से रीड करना है, 2-4 बार इसे पढ़ो, और आई होप आपको चीज़ समझ आई है। कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। सी यू, बाय बाय।